अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की, जहां यूक्रेन का रूस के बेलगोरोद पर हमला देखने को मिला है। थर्मल पावर प्लांट को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने हिमारस सिस्टम से यह हमला किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने किस तरीके से रूस के बेलगोरोद पर हमला किया है और उसे दहला दिया है। बेलगोरोद पर यह बड़ा निशाना साधा गया है। थर्मल पावर प्लांट को एक बड़े नुकसान का दावा किया गया। उसके लिए बाकायदा यूक्रेन ने हिमारस सिस्टम का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन इस सिस्टम का इस्तेमाल करके जगह जगह रूस में तबाही लेकर के आ रहा है। और उसकी तरफ से एक बार फिर से रूस के बेलगोरोद को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने का सीधा सा मतलब यह है कि वहां पूरे तरीके से बिजली सप्लाई सिस्टम को ठप कर दिया जाए। जैसा रूस करता है यूक्रेन के साथ, वही यूक्रेन उसे दे रहा है बराबर करके। उसका कहना है कि हमारे साथ जो हो रहा है हम भी वही करने वाले हैं रूस के साथ, और रूस के साथ वो कर भी रहा है। थर्मल पावर प्लांट को बार बार वो नुकसान पहुंचाता है। आपको पता होगा, रूस हो या फिर यूक्रेन हो, जबरदस्त ठंड का कहर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे में दोनों ही देशों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि थर्मल पावर प्लांट को पहले निशाना बनाया जाए, ऊर्जा संयंत्रों को तबाह किया जाए, ताकि वहां से लोग या तो विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाएं या फिर दोनों ही देश एक दूसरे के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए एक बार फिर से जब हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस के बेलगोरोद में, तो थर्मल पावर प्लांट को ही नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए बाकायदा हिमारस सिस्टम से यह हमला किया गया है। एक और बड़ी जानकारी है कि रूस को फरवरी में बड़ी कामयाबी मिली। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ गैरिसिमोव का यह दावा है कि यूक्रेन के 12 ठिकानों पर रूस के कब्जे हैं। उनकी तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। ये रूस के चीफ ऑफ स्टाफ है, उनका यह दावा है कि उसने यूक्रेन के 12 ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। यानी एक बड़ी कामयाबी उसे मिली है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि इसी महीने में, फरवरी के महीने में ये बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ का अगर ये दावा सच है तो यूक्रेन के हार की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि यूक्रेन कहता है कि वो 1 इंच जमीन भी अपनी नहीं देने वाला है। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस फ्रीक्वेंसी से ये हमले किए जाते हैं, उसमें सीधा सा झटका यूक्रेन को बार बार लगते हुए देखा गया है। अब ये आर्मी चीफ की तस्वीर है, चीफ ऑफ स्टाफ की तस्वीर है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने फरवरी में जो हमला किया था, उस हमले की वजह से यूक्रेन के 12 ठिकानों पर हमने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ये कहता है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। रूस ये कह रहा है कि उसने 12 ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। यानी अब क्या कोई और रास्ता ज़ेलेंस्की के सामने नहीं बचा है? क्या वो घुटनों पर आ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि जमीन नहीं देंगे, लेकिन रूस ये कह रहा है कि हमें जमीन चाहिए ही नहीं, हम उसे खुद हथिया लेंगे। और कैसे? बार बार हमले करके। और अब ये कहा जा रहा है, आर्मी की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से, कि हमने जो हमला किया है उसमें 12 ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया है। सिर्फ ये हमला नहीं किया गया है, बल्कि हमने 12 ठिकानों पर कब्जा किया है। और इसकी सीधे से मायने ये है कि यूक्रेन के आधी से ज्यादा जमीन पर रूस का कब्जा हो गया है। और अगर ऐसा है तो रूस फिर ये जीत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, सोवियत संघ। और रूस सोवियत संघ बनाने के लिए यूक्रेन के कुछ जगहों को निशाना बनाना चाहता था, और अगर उन जगहों को निशाना बना करके उसने अपने हिस्से कर लिया है, तो ये बड़ी कामयाबी रूस के हिस्से गई है। ट्रंप के प्लान विस्तारवाद ने दुनिया में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। म्यूनिख शिखर सम्मेलन में जहां एक और ईरान पर कसता शिकंजा चर्चा का विषय रहा, तो वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध मुख्य मुद्दों में से एक रहा। ज़ेलेंस्की ने एक और तो यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की, उनके सामने हथियारों की डिमांड रखी, तो वहीं यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन यूरोप और अमेरिका पर हथियारों की सप्लाई के लिए निर्भर रहा। हालांकि बाद में अमेरिका से दूरी बन गई, लेकिन यूरोप अभी भी साथ है।
हालांकि यूरोप के साथ की सबसे बड़ी वजह है कि यूरोपीय देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, जबकि रूस आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश ज्यादा से ज्यादा समय तक रूस को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें तैयारियों के लिए समय मिल जाए। म्यूनिख में सबसे ज्यादा चर्चा में रही ईरान के अपदस्थ राजकुमार रजा पहलवी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात। म्यूनिख में रजा पहलवी ने दुनिया भर के लोगों से ईरान सरकार के खिलाफ समर्थन मांगा, जिसके बाद यूरोप के कई इलाकों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए। माना जा रहा है कि रजा पहलवी और जेलेंस्की की मुलाकात में ईरान में तख्ता पलट पर चर्चा हुई। दरअसल जेलेंस्की को उम्मीद है कि अगर ईरान में खामनेई सरकार का तख्ता पलट होता है तो रूस को मिलने वाली ड्रोन की सप्लाई रुक सकती है, जिससे यूक्रेन में तबाही की आग कुछ कम हो सकती है। जाहिर है कि जेलेंस्की और पहलवी की मुलाकात की पृष्ठभूमि में भी ईरान और रूस के संबंध ही रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब आइए आपको बता दें कि इस जंग में साल दर साल आखिरकार हुआ क्या है। इस जंग की जो शुरुआत है वो साल 2022 में हुई थी। अब साल 2022 में जब शुरुआत हुई थी तो रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा सैन्य हमला भी देखने को मिला था। इसके बाद क्या हुआ वो भी जरा जान लीजिए। कीव, खार्किव और मारियोपोल पर भीषण बमबारी की गई थी। ये सबसे पहले देखने को मिला था इस जंग के दौरान। 22 फरवरी 2022 की वो तारीख थी। इसके बाद लाखों लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। इस युद्ध के दौरान ये बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग मारे गए हैं और 90 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध इस दौरान रूस पर देखने को मिले थे। रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध इंपोज किए गए थे, लेकिन रूस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 2023 आती है, जंग और ज्यादा लंबी हो जाती है, मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई होती है, सीमित यहाँ पर बढ़त भी देखने को मिलती है। ये पूरी तरीके से ये बताता है कि जंग का विस्तार दरअसल हो चुका है और जंग अब कहाँ जाकर के रुकेगी, यानी ये रुकेगी भी या नहीं रुकेगी ये समझना नामुमकिन हो गया था। 2023 में ही यूक्रेन को नेटो देशों से हथियारों की मदद मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि अब तक लगातार जारी है और उसी के भरोसे अभी तक कहीं ना कहीं यूक्रेन टिका हुआ है इस युद्ध में। ऊर्जा संकट देखने को मिलता है, वैश्विक महंगाई भी इस दौरान बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। वैश्विक महंगाई बढ़ते हुए हमने सबने नोटिस की। नागरिक इलाकों पर हमले लगातार जारी रहते हैं। तो ये स्थिति रही है। अब आप समझ जाइए कि ये स्थिति कितनी ज्यादा भयावह थी कि इतने सारे लोगों का देश छोड़ करके जा रहा और इसके साथ साथ पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध, फिर भी रूस का ना रुकना। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार इन 4 सालों में अभी तक जंग कहां पहुंच चुकी है। 12 इलाके क्या सच में हथियार लिए गए हैं, ये भी दावा जो किया जा रहा है वो सच भी है या नहीं। म्यूनिख में रजा पहलवी ने ईरान में सत्ता परिवर्तन में सहयोग की मांग की। जेलेंस्की ने रजा पहलवी की तारीफ की। तो वहीं ट्रंप भी मान रहे हैं कि ईरान में खामनेई सरकार का पतन ही एकमात्र विकल्प बचा है। रजा पहलवी और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान ईरान में सत्ता परिवर्तन पर बात हुई। अगर खामनेई सरकार गिरती है तो रूस को शाहिद ड्रोन की सप्लाई ठप हो सकती है। बताया जा रहा है कि रूस रोजाना यूक्रेन पर करीब 200 ड्रोन से हमला करता है। इनके निशाने पर हीटिंग सिस्टम और यूक्रेनी सैन्य ठिकाने रहते हैं।
रूस में ही अब शाहिद ड्रोन को गैरॉन 2 ड्रोन के नाम से बनाया जा रहा है। ये सस्ते ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा देते हैं, साथ ही यूक्रेन में तबाही मचाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन की सेना ने फिलहाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले रोक दिए। यह भी माना जा रहा है कि पुतिन वार्ता से पहले ही रूस के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि एक तो बातचीत के टेबल पर उनका पक्ष मजबूत रहे और दूसरी ओर अगर कुछ हिस्सा गंवाना भी पड़े तब भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूसी झंडा लहराता रहे। रूस काला सागर से सटे ओडेसा पर भी हमले कर रहा है। यहाँ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शहरों में मौजूद सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि ओडेसा का यूक्रेन के साथ संपर्क कट जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।